Attention, welcome to all my friends, students in NSC फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर आमिर सर। दोस्तों, मैं फिर आपके लिए, आपके भविष्य के लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो आज दोस्तों हम लोग वेव ऑप्टिक्स पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, बोर्ड एग्जाम हो, 12th हो या फिर पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो या फिर कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, हर एग्जाम में इसके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपका वक्त कम लेते हुए, है ना, क्वेश्चंस पे आता हूं। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू शेप। तो दोस्तों आपको क्लास में पढ़ाया गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू शेप। नाम याद कर लें, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी नाम लिखने आते हैं। तो कितने हो गए दोस्तों? देयर आर 3 टाइप्स। तो सही ऑप्शन हमारा होगा सी नंबर। तो आइए इसको हम लोग क्लिक करते हैं, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड को मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस में है ना, तो डेली आप इसका प्रैक्टिकल करते हैं इंटरफेरेंस को। लोग अगर प्रैक्टिकल चीज अगर देख लेता है जिंदगी में नहीं बोलते। आप इसको ऐसे समझिए, अगर आप एक कान में ईयरबड लगाते हो या ईयरफोन लगाते हो तो साउंड की इंटेंसिटी आपको कम सुनाई पड़ती। अगर आप दोनों कान में ईयरबड लगा लेते हो तो साउंड की इंटेंसिटी आपको क्या लगती है? बहुत ज्यादा हो गई, मैक्सिमम हो गई, बीच सर में बज रहा है, दोनों कान में नहीं बज रहा। आप गौर कीजिए, अगर अभी आप देख रहे हो ऑनलाइन तभी भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे आप दोनों कान में लगा लेते हो तो लगता ही नहीं कान में बज रहा है, बीच सर में आपका बज रहा है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? 2 वेव्स आपस में मिल जाते हैं, जिससे कहीं पे इंटेंसिटी कम हो जाती है, कहीं ज्यादा हो जाती है। इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस। तो ऐसा लाइट में भी होता है, साउंड में भी होता है। तो इंटरफेरेंस 2 तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव, ये डिपेंड्स अपॉन पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है दोस्तों। इस तरह की अगर आप सही में पढ़ने पे इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑफलाइन क्लास, एनएससी क्लास, एनएससी फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर आमिर सर, लाइन बाजार पूर्णिया में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, अब जब तक ऑनलाइन देख रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, इसको भी पढ़ें आप। तो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है दोस्तों? ये आपको कहा गया था कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ वेवलेंथ एन लैम्डा या लैम्डा इंटू एन। तो सही ऑप्शन हो गया दोस्तों ए नंबर। इस वक्त आपको इंटेंसिटी लगेगा बढ़ गया, ए नंबर सही ऑप्शन हो गया आपका। तो सही ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? ए नंबर। तो यही सवाल हो दोस्तों और थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दे, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है ना, क्वेश्चन सेटर थोड़ा यहाँ चेंज कर दे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तब वहां पे याद रखना है कि λ/2 का ऑड मल्टीपल होता है। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है दोस्तों आपने? 2n+1 इंटू λ/2 हो जाएगा। सही ऑप्शन। वैसे कंडीशंस में सी हो, अभी तो यहाँ पे ए है जो टिक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द। तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या था दोस्तों? कि अगर बहुत छोटी वस्तु हो किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने तो उसके दोनों शार्प एजेस से लाइट मुड़ जाती है, जिससे ब्राइट और डार्क पैटर्न्स बनते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कंडीशन क्या था कि ऑब्जेक्ट का लेंथ बहुत छोटा हो। कितना हो दोस्तों? वेव लेंथ के इक्वल हो। तो सही ऑप्शन, आइए हम लोग टिक करते हैं ए नंबर। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। हमारा जो देखिए कर्सर थोड़ा काम कम कर रहा है, ए नंबर पर टिक किया जा रहा है। एक मिनट दोस्तों, मैं कलर थोड़ा चूज कर लूं। कलर यहाँ पे ए नंबर और अभी क्लिक नहीं हो पा रहा है। चलिए आ गया ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए ब्रिस्टर लॉ। तो दोस्तों पोलराइजेशन के बारे में ब्रिस्टर ने कहा था कि अगर कोई लाइट वेव्स किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल होती है तो वो पार्शियल रिफ्लेक्ट भी होती है, और एक पर्टिकुलर एंगल पे वो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होती है, जिस एंगल को एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, पी से नोट करते हैं। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था ना ब्रिस्टर लॉ में, tan p इक्वल म्यू के, tan p इक्वल म्यू के। तो दोस्तों यहाँ पे
टाइपिंग मिस्टेक्स आपको दिख रहा होगा, 10T लिख दिया गया है ना। ये टाइप वाले ध्यान नहीं देते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ आपको 10P देखना है दोस्तों, 10P। इसको T को T नहीं P मानना है। 10P इक्वल म्यू होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बगल में आंसर 10P इक्वल म्यू। मैं पे देखो मैं सही ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 10P इक्वल म्यू, 10P इक्वल म्यू के ब्रिस्टल लॉ यही कहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मेल्स लॉ या मेल्स लॉ कहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो आपने पढ़ा था दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कॉस स्क्वायर थीटा की। सही ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4I, लिमिट ऑफ रेगुलेशन इज। दोस्तों दो ऑब्जेक्ट उनके बीच का गैप अगर बहुत कम हो ना तो उसको हमारी आंख नहीं देख पाती है। तो वह मिनिमम गैप जिसको हमारी आंख देख पाए, चाहे आप नाइट आई से या टेलीस्कोप से या माइक्रोस्कोप से, वही ना कहलाता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो एक हेल्दी आई के लिए जो है 1 मिनट होते हैं। तो ये मिनट ये ना ये टाइम वाला नहीं है, एंगल वाला है। बहुत छोटे एंगल को मिनट बनाते हैं। 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट और 1 मिनट होते हैं 60 सेकेंड के। तो इसका जो सही जवाब होगा ना दोस्तों 1 मिनट होगा। तो 1 मिनट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे भी सी नंबर आपका 1 मिनट। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा होशियार रहना है। कभी कभी मैंने देखा है ना कि ऑप्शन जो ना थोड़ा चेंज कर दिया, 1 मिनट डाल के वहां पे 60 सेकेंड डाल दिया। तो 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड होता है। हो सकता है अगली बार 1/60 डिग्री दे, तो तब भी तो वही ऑप्शन होगा ना दोस्तों। तो होशियार है कि 1 मिनट इक्वल 1/60 डिग्री हो सकता है। नेक्स्ट पर रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। तो रिजॉल्विंग पावर होता है क्या दोस्तों, ये रेसिप्रोकल होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वेवलेंथ के। तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है। तो सही ऑप्शन ए नंबर आ गया। आइए ए नंबर पे हम लोग टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो, साउंड हो, हर वेव में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। तो सही ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डार्क एंड ब्राइट पैटर्न इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इज 4:3। दोस्तों न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो वेव्स के है ना एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया गया है। आप यहाँ पे आप एक को मान लेते A1 इज 4x, लेट मान ले। एक का एम्पलीट्यूड A1 इज 4x, तो दूसरे का आप यहाँ पे जगह कम है, A2 इक्वल 3x हो जाएगा आपका। कंस्ट्रक्टिव में आप दोनों को जोड़ते हैं 4x प्लस 3x, मतलब ब्राइट पैटर्न में, और डार्क पैटर्न में माइनस करते हैं 4x माइनस 3x दैट इज x। फिर इस पे स्क्वायर करेंगे आप, तो x स्क्वायर वाई, क्योंकि पहले डार्क है, यहाँ पे देखिए ध्यान में, पहले डार्क है फिर ब्राइट है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है x को ऊपर रखेंगे और 7x
को नीचे रखेंगे, उस पर स्क्वायर करेंगे तो 1:49 होगा। यही सवाल होता है, ब्राइट पहले होता है, डार्क बाद में होता, तब ऑप्शन सी होता है। लेकिन यहाँ चूंकि पहले डार्क है बाद में ब्राइट है, सही ऑप्शन हमारा ए नंबर होगा। नेक्स्ट द सोर्स ऑफ एस्फेरिकल वेव फ्रंट इज, तो दोस्तों एस्फेरिकल वेव फ्रंट की जो सोर्स होते हैं वो पॉइंट सोर्स होते हैं। कौन सोर्स होते हैं? पॉइंट सोर्स। तो आइए हम लोग टिक करते हैं ए नंबर पे। तो ये सवाल अगर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट पे होता तब लीनियर सोर्स होता या लॉन्ग स्लिट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन फ्रॉनहोफर डिफ्लेक्शन सोर्स ऑफ लाइट लाई एट, तो दोस्तों मैं इसके लिए ट्रिक बताता हूं। डिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, दो तरह के होते हैं, एक फ्रॉनहोफर डिफ्लेक्शन, एक फ्रेजनल डिफ्लेक्शन। फ्रॉनहोफर और फार दोनों में देखिए आप बोर्ड में देखिए फार फ्रॉनहोफर दोनों में FAR, ये आपको ना कॉमन मिल रहे हैं, तो बस याद रखें वेरी फार। ये फ्रेजनल होता तो वेरी क्लोज होता। तो सही ऑप्शन हो गया दोस्तों बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12, यदि आपकी स्क्रीन पे होगा, हाँ आप देख रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो दोस्तों फ्रिंज विड्थ क्या था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट पैटर्न और डार्क पैटर्न which is noted by beta का फॉर्मूला लैम्डा डी कैपिटल डी बाई 2d। तो यहां लैम्डा और डी दोनों ऊपर है तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सही ऑप्शन बोथ होगा। आप हड़बड़ मत कीजिएगा, खाली ये नहीं कि ऐसा सिर्फ आप लगा के चले आए ए नंबर पे। ये सी नंबर सही ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या हो गया? सी नंबर। Which color has maximum fringe width? दोस्तों फ्रिंज विड्थ क्या पढ़ा अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है? रेड का। तो श्योर है कि मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ जो है वो रेड का होगा। तो सही ऑप्शन हो गया आपका ए नंबर। ये मैं बगल में लिख भी देता हूं। सोलर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड ड्यू टू, दोस्तों सोलर स्पेक्ट्रम जो आपने देखा उसको रेनबो बोलते हैं। सोलर स्पेक्ट्रम जो बनते है ना, यहाँ पे सोलर स्पेक्ट्रम है, तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होगा। सोलर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए नंबर। अगर यहां पे आपको रेनबो रहता, रेनबो को भी सोलर स्पेक्ट्रम कहते हैं,
रेनबो अगर होता तब तो आपको डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सभी डालने पड़ते। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ सोलर स्पेक्ट्रम है तो आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूली फॉर्म्ड वेवफ्रंट इज कॉल्ड। जो नया नया वेवफ्रंट बनता है दोस्तों, तो उसका नाम होता है सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको कहा था कि एक ट्रिक ना कि पेरेंट और सन, जो नया बनता है वो सन होता है, जिससे बनता है वो पेरेंट होता है। तो पी से प्राइमरी भी है और एस से सन और एस से सेकेंडरी भी है। तो जो नया बनेगा वो क्या होगा, सन होगा, दैट इज सेकेंडरी होगा। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सही ऑप्शन बी नंबर हो गया आपका। जो भी नया वेव फ्रंट बनेगा वो मतलब जस्ट सन से आप सेकेंडरी याद रखें, या टर्सी वर्सी का कोई चक्कर नहीं होता है, बस बाप बेटे की बात होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये पहले भी हम लोग चर्चा किए, दो तरह के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो सही ऑप्शन हो गया। लड्डू सवाल है, बढ़िया आसानी से टिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम लोग चलते हैं। Which device convert unpolarized light into polarized light? तो दोस्तों इसके लिए आपको पढ़ाया गया था पोलेरॉइड्स, पोलेरॉइड, पोलेरॉइड। पोलेरॉइड का भी थोड़ा स्पेलिंग मिसप्रिंट है यहाँ पे, पोलेरॉइड, ROID। पोलराइड एक डिवाइस होता है जिससे हम लोग लार्ज स्केल पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रिस्टर लॉ द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रेज। दोस्तों ब्रिस्टर लॉ आपने पढ़ा था ना, बी कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे भी थोड़ा मिस प्रिंट है क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे। तो ये तो इस बार नीट 2024 का भी सवाल था, इस पूछे गए थे। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो ये दोस्तों दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप समझ गए होंगे, परपेंडिकुलर है तो 90 होगा। सही ऑप्शन आप ए नंबर लगा लें। दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732 है, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन में लिख देता हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा मिस तो हो जाता है ना, रिफ्लेक्शन एंगल रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। एक मिनट,
refraction. The angle of refraction पूछा जा रहा है ना, angle of refraction. तो दोस्तों इसमें जो है आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, tan p इक्वल म्यू बैठाएंगे. म्यू का मान देख सकते हैं 1.732 है, दैट इज √3 है. इधर दिमाग लगाना, ये √3 का वैल्यू होता है. तो tan p इक्वल √3 है, तो p का मान कितना हो गया, tan 60 √3 होता है. एंगल ऑफ पोलराइजेशन 60 हो गया. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, याद है ना, 90 minus p, 90 minus p, 90 minus 60, that is 30 डिग्री. तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर. कौन सा हो गया, बी नंबर. देखिए यहीं पे अगर पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता, बाद में एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता, तब आंसर आपका है ना सी नंबर हो जाता है. या बी नंबर पर टिक करेंगे. इसको नहीं, इसको डार्क कर देना, दिखिए नहीं. इसके बदले मैंने यहाँ लिख दिया है. ये जो यहाँ पे मैंने ग्रीन किया है ना, वो आप बगल में यहाँ पर रिफ्रैक्शन लिख दिया है, आपको कंफ्यूजन. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं अब आप. क्वेश्चन नंबर 20. डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट becomes double and distance of screen becomes half, then fringe width. तो दोस्तों फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसको आपको याद रखना है. बीटा का फॉर्मूला देखिए, कई सवाल उस पर हो गए, हर साल इस पे सवाल पूछे जाते हैं. लैम्डा डी बाई 2d. तो इसमें क्या कर रहा है कि सोर्स ऑफ लाइट, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, ये हमारा 2d है, वो बिकम्स डबल. तो यहां नीचे आप 2 से गुना कर दोगे, ठीक है. और कैपिटल डी कह रहा हुआ हाफ है, तो ये भी तो नीचे ही चला जाएगा. तो 2 इंटू 2 दैट इज 4 हो गया. लैम्डा डी बाई 2d हमारा ये बीटा 1 हो जाएगा. तो इसको बीटा 2 अगर मानते हैं तो 1/4 बीटा 1 हो रहा है. तो सही ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर. ये मैंने शॉर्टकट में आपको समझाने का कोशिश की. तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम हो, आप YouTube के कमेंट बॉक्स पे आए और अपना जो है अपना डाउट वो हमसे साझा करें. मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्व करने का. दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये आपका फर्ज है.
शेयर भी करें, लोग सब ज्यादा फायदा उठाएं। धन्यवाद।